हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। पराक्रम बैच में आज हमारा जो पॉलिटी का लक्ष्य था वो था फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। आज दूसरा दिन है और हम लोग 22 जून तक निरंतर जो है अपने एग्जाम आरओ का जो री एग्जाम हो रहा है और जो पीसीएस 2024 पोस्टपोन हुआ है, इसके लिए हम लोग जो है 22 जून तक टारगेट किए हैं कि अपने सिलेबस में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, मेंशन किए गए हैं, उसके हम सारे नोट्स जो है प्रोवाइड करवाएंगे केवल और केवल 999 रुपए में। अगर आपको पराक्रम बैच से हमारे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, आप लोग नंबर दिया गया है, आप लोग जाके उस पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो उसमें सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि आप कैसे इस बैच से जुड़ सकते हैं। और ये जो नोट्स है ना, इतना विश्वास करिए कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये नोट्स पर्याप्त होंगे। हम उन सभी पॉइंट को यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जितने पीवाईक्यूज है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स हम लोग जो है पॉलिटी में आज रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि मौलिक अधिकार होता क्या है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए अनिवार्य होते हैं और जिसे भारत के संविधान में विशेष संरक्षण प्राप्त है। अब सबसे पहले यहां पे बात आती है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो कुछ फैक्ट है, जैसे एक प्रश्न के रूप में मैंने रखा, विश्व में अधिकार की बात करते हैं तो अधिकारों की संकल्पना आधुनिक विश्व में सबसे पहले किस देश से आती है। तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो मैग्ना कार्टा आया था 1215 में सम्राट जॉन के कार्यकाल के दौरान, वो जो है मौलिक अधिकार का एक बेस है। तो सबसे पहले कहां पे आया था? ब्रिटेन में आया था। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। जनता के प्रतिनिधि पर समझौता किया गया था यहां पे। और आपको पता ही है कि 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी राजा लुईस 16वें के समय, वहां पे नारा ही था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये नारा दिया गया था। तो फ्रांस जो है सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स अपने संविधान में लागू किया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा 1789 में। लेकिन यहां पे जैसे कुछ और इफेक्ट हैं, जैसे 1789 में यूएसए का संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन मूल अधिकार इसमें शामिल नहीं किया था। लेकिन बाद में जो शुरुआत के 10 संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, तो 1791 में मूल अधिकार को यूएसए के जो है संविधान में जोड़ लिया गया। तो ये कुछ फैक्ट थे, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार होते क्या है भारत के। तो देखिए, सबसे पहले जो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है उसका स्रोत क्या है? उसका स्रोत अमेरिका है। ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक का वर्णन मिलता है। भाग 3 है मौलिक अधिकार का भारतीय संविधान में, और जो इसकी उपाधि दी गई है, ये मैग्ना कार्टा की उपाधि दी गई है, यानी कि अधिकार पत्र की। सबसे जो महत्वपूर्ण संशोधन था मूल अधिकार से रिलेटेड, वो था 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था मोरारजी देसाई के समय में। मूल अधिकार मूल संविधान में जो अधिकार था, मूल अधिकार, वो 26 जनवरी 1950 से 7 मूल अधिकार थे, लेकिन बाद में ये 6 हो गए। अब ये वर्तमान में जो अभी 6 हैं उसमें से एक हटा। कौन सा है? हटा है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है, आपको ध्यान होगा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1F में था। किसमें था? आर्टिकल 19 क्लॉज 1F में था। इसको हटाकर अब भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार बना दिया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। मूल अधिकार जो है ये प्रवर्तनीय है, यानी कि वाद योग्य है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं कि वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं। तो 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से? समता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। और आर्टिकल 29 से 30 के बीच में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है। कई बार एग्जाम में ये सारे के सारे आए हुए हैं, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब कुछ विशेषताएं हैं हमारी मूल अधिकार की, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे मूल अधिकार सीमित है। अगर एक कोई मतलब कि प्रश्न आए या तो स्टेटमेंट आए तो उसका आंसर होगा हाँ,
ये जो है सीमित है, मनमाना नहीं हो सकता है, युक्त युक्त निर्बंधन इसमें लागू होता है। यानी कि आप जैसे कि जो आपका मूल अधिकार है तो सामने वाले व्यक्ति का भी मूल अधिकार है। जैसे हम मान ले कि बोलने की स्वतंत्रता, ये है आर्टिकल में आपके मूल अधिकार में, तो वो वहां तक सीमित है जब तक सामने वाले का मूल अधिकार, उसका जो मूल अधिकार है उसका हनन ना हो। तो इसीलिए यहां पे युक्त युक्त निर्बंधन का एक जो है स्टेटमेंट दिया गया है। अस्थाई है, हाँ ये अस्थाई है, घटाया या बढ़ाया जा सकता है। घटाया कैसे, जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 F को हटा दिया गया था। बढ़ाया कैसे, जैसे मूल अधिकार में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। और निलंबन क्या है, निलंबन भी किया जा सकता है। आपको याद होगा आपातकाल में मूल अधिकार का निलंबन भी होता है। आर्टिकल 19 जो है यह स्वतः समाप्त हो जाता है 358 अनुच्छेद के तहत जब बाह्य आक्रमण या युद्ध होता है। इसमें राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। सशस्त्र विद्रोह अनुच्छेद 359, राष्ट्रपति सभी फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर देता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, वो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। और ये जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 से लागू हुआ है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहें। प्रकृति कैसी है, नकारात्मक है और कुछ सकारात्मक प्रकृति है। प्रवर्तनीय है हमारा मूल अधिकार और वाद योग है, यानी कि न्यायोचित है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये नागरिकों के दावे हैं राज्य के विरुद्ध। वहीं आपने कल पढ़ा था डीपीएसपी में कि जो है डीपीएसपी जो है राज्य के दावे हैं नागरिकों के विरुद्ध, और ये जो आपका फंडामेंटल राइट है ये नागरिकों के दावे हैं राज्य के विरुद्ध, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। कुछ मूल अधिकार जो है उसमें दंड का प्रावधान भी है, जैसे आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 17 जो है वो आपका अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, तो यहां पे आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में दंड का प्रावधान भी है। अनुच्छेद 23 में बालाश्रम 6 माह से 5 वर्ष के बीच में अगर आप किसी से, जैसे कि जो बच्चे हैं उनसे अगर आप कोई कार्य करवाते हैं तो उसमें भी दंड का प्रावधान है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों में प्रतिषेध जो है आपका बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत दंड का प्रावधान दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हमारे कुछ मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के विशेषताएं हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हमारे एग्जाम में लगातार आए हैं, पीवाईक्यूज में इसमें शामिल है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध हैं। वो कौन कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 23 है और आर्टिकल 24 है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो राज्य के विरुद्ध हैं, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 18, ये पीवाईक्यू में आया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। कुछ फंडामेंटल राइट्स देसी और विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं, वो कौन कौन से हैं, आर्टिकल 14, 20, 21 का आर्टिकल 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ये जो है देसी और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा को डिफाइन किया गया है कि राज्य में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, जैसे संसद एवं संघ सरकार शामिल है, राज्य विधानमंडल और राज्य सरकार शामिल है, अन्य प्राधिकारी जैसे न्यायालय द्वारा जो होते हैं, ऐसी संस्थाएं यानी कि जो निजी और सार्वजनिक संस्थाएं हैं वो भी राज्य की परिभाषा में शामिल हैं। राज्य से प्रशासनिक वित्तीय सहायता जो प्राप्त करता है मतलब कि वैसी संस्थाएं भी शामिल हैं। जो आपके समूह कार्य हैं वो भी शामिल हैं। अलग से जो मंत्रालयों का गठन होता है वो भी राज्य में शामिल होती हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक जो है वो भी शामिल होती हैं। LIC शामिल है, ONGC, निजी समूह, रिलायंस एक्सेट्रा, ये सभी के सभी जो है राज्य की परिभाषा में शामिल हैं। स्थानीय प्राधिकारी की बात होगी तो नगर पालिका के जो सदस्य हैं ये भी राज्य की परिभाषा में आते हैं। जिला बोर्ड, पंचायत, ये सारे के सारे राज्य के डेफिनेशन में शामिल होते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आर्टिकल 13, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से एग्जाम में प्रश्न आया है। आर्टिकल 13 कहता है कि कुछ कानूनों से मूल अधिकार को सुरक्षा दी गई है, जैसे आर्टिकल 13 क्लॉज 1,
संविधान निर्माण की पूर्व की विधियों से सुरक्षा, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले के जो कानून थे उनसे सुरक्षा, आईपीसी और सीआरपीसी, मतलब कि जैसे आपका आईपीसी और सीआरपीसी। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है? संविधान निर्माण के विधियों से सुरक्षा, जो 26 जनवरी 1950 के बाद लागू हुए हैं। वहीं आर्टिकल आपका 13 क्लॉज 3 क्या कहता है? विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। संसद और राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल का अध्यादेश, परंपरा और रीति रिवाज, ये सारे के सारे जो है कानून को परिभाषित करते हैं। वहीं आर्टिकल 13(4) ये जो है आपका 368 के तहत बनाई गई विधि अनुच्छेद 13(2) के तहत विधि नहीं माना जाएगा। इस आर्टिकल 13(4) में ये बताया गया है, जो कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में लागू किया था। आर्टिकल 13(2) क्या कहता है कि अगर मूल अधिकार असंगत होगा तो न्यायालय उसे रद्द कर सकती है। तो इसी में जो है इसीलिए आर्टिकल 13(4) में ये बताया गया है कि आर्टिकल 368 के तहत बनाई गई विधियां अनुच्छेद 13(2) के तहत विधि नहीं मानी जाएगी। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। अनुच्छेद 13 जो है ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति देती है। ये स्टेटमेंट जो है ये पीवाईक्यू है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की, विधि के समक्ष समता। ये जो है दो प्रकार से हैं, जैसे कि आर्टिकल 14(1) विधि के समक्ष समता और आर्टिकल 14(2) विधियों के समान संरक्षण। ये भी एग्जाम में आए हुए हैं, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब विधि के समक्ष समता यानी कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ, नकारात्मक अवधारणा, विशेषाधिकार की मनाही करता है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। ब्रिटेन के प्रोफेसर डाइसी का सिद्धांत है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समता ये प्रदर्शित करता है। वहीं विधियों का समान संरक्षण जो है ये सकारात्मक अवधारणा है और अमेरिका से लिया गया है, समान परिस्थितियों में समान विधि। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम आर्टिकल 15 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव स्वीकार नहीं करेगा। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या कहता है? राज्य 5 आधारों पर सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं करेगा। और 5 आधार कौन कौन से हैं? धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान। ये 5 आधार हैं जिसके जो है आधार पर राज्य जो है ये भेदभाव नहीं करेगा आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या कहता है? सार्वजनिक स्थलों पर निजी व्यक्ति भी भेदभाव नहीं करेगा। जैसे होटल हो गया, पार्क हो गया, कुआं हो गया, यहां पे भी निजी व्यक्ति जो है वो भेदभाव नहीं करेगा। वहीं आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या कहता है? राज्य बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे महिला आयोग का निर्माण राज्य कर सकता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के तहत, ये याद रखिएगा, एग्जाम में आया भी हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या कहता है? ये जो है सबसे पहले पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, चंपकमयी दुराई राजन बनाम मद्रास के विरुद्ध हुआ था, राज्य के विरुद्ध। तो इसके तहत यह आर्टिकल जो है संविधान में लागू किया गया था। आर्टिकल 15(4) राज्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष प्रावधान बनाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 15 क्लॉज 5, सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में SC ST के लिए विशेष प्रावधान बताया गया है, अल्पसंख्यक के लिए नहीं बताया गया है, जो कि आपका 93वां संविधान संशोधन 2005 में लागू किया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो आपका अमेंडमेंट है ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने RO ARO का पेपर देखा होगा। अब आपके वन लाइनर से काम नहीं चलने वाला है, आपको डिटेल में पढ़ना ही होगा। इसलिए आपको एक एक आर्टिकल और उससे रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट है उसको आप लोग को अच्छे से रिवीजन लगातार करते होना होगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 क्या कहता है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिसेंटली ऐड हुआ है, 103वां संविधान संशोधन 2019। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और कमजोर सामान्य वर्गों के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों को शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण मिलेगा। कहां पे? शिक्षण संस्थानों में। आर्टिकल 15(6) के तहत, क्लॉज 6 के तहत, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल
16 यहां पे बताया गया है कि राज्य 7 आधारों पर राज्य के अधीन नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। वहां पे आर्टिकल 15 में 5 आधारों पे था, यहां पे 7 आधार हैं। अब 2 आधार एक्स्ट्रा क्या जुड़े हैं, एक तो वंशक्रम, दूसरा निवास स्थान। जैसे आप यूपी में हैं और अगर आप एमपी में जाते हैं, वहां पे आपके नौकरियों में भेदभाव किया जा रहा है, तो यह आपका फंडामेंटल राइट्स है कि आप जो है उसके विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं। तो यहां पे आर्टिकल 16(1) क्या कहता है कि राज्य 7 आधारों पर राज्य के अधीन नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कहता है, राज्य के अधीन नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेगा। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या कहता है, राज्य कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश, आपका मणिपुर, आपका त्रिपुरा, ये सारे जो राज्य हैं इनमें जो है विशेष प्रावधान कर सकता है। अब जो है आपका आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के अनुसार। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कहता है, राज्य पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया भी हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिससे लगातार एग्जाम में प्रश्न आए हैं, जैसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, 1953 में। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। और किसकी अध्यक्षता में, काका कालेलकर आयोग बना था, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। और इस आयोग को राष्ट्रपति ने अस्वीकार कर दिया था। दूसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था वो 1978 में हुआ था। बीपी मंडल, बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इनका नाम भी आप लोग मतलब याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में स्टेटमेंट वाले प्रश्न में फुल फॉर्म भी दे देता है। और इनकी जो रिपोर्ट आई थी, इनकी रिपोर्ट 1990 में लागू हो गई थी। वीपी सिंह जी की सरकार थी। उसमें क्या प्रावधान किया गया था आरक्षण से रिलेटेड, ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया जाएगा, एससी को 15% का आरक्षण दिया जाएगा, वहीं एसटी को 7.5% का आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण के संबंध में जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो कई बार एग्जाम में आया है वो है इंदिरा साहनी केस 1992। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, 1992 का है ये। आरक्षण के संबंध में इसमें निर्णय लिया गया था। अब आपका आर्टिकल 16 क्लॉज 5 क्या कहता है, धार्मिक संस्थानों में उस धर्म के अनुयायियों को विशेष प्रावधान दिया जा सकता है। वहीं आपका आर्टिकल 16 क्लॉज 6 क्या कहता है कि आर्थिक रूप से कमजोर समान वर्गों को नौकरियों में 10% का आरक्षण मिलेगा। आर्टिकल 15 और 16 में अंतर रखिएगा आप लोग, वहां पे शिक्षा से संबंधित है और यहाँ पे नौकरियों से संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 भी जो है आपका 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में लागू हुआ था। नेक्स्ट कुछ पॉइंट हैं जो कि आपके स्टेटमेंट वाले प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, जैसे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में अंतर क्या है, जैसे ये आपको ध्यान रखना होगा। आर्टिकल 15 जो है सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव से संरक्षण देता है, वहीं आर्टिकल 16 जो है नौकरियों में भेदभाव से संरक्षण देता है। आर्टिकल 15 5 आधार पर भेदभाव से संरक्षण देता है और आर्टिकल जो है 16 7 आधार पर भेदभाव से संरक्षण देता है। अच्छा, जो आपका आर्टिकल 15 है ये तो धर्म, लिंग, जन्म इससे देता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 16 में जो 2 नए जो है आधार पर जो भेदभाव से संरक्षण वाला प्रावधान है वो कौन कौन सा है, अगर आप मैंने अभी जस्ट बताया है आपको याद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट है, अब इसमें समानता क्या है आर्टिकल 15-16 में, दोनों भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और दोनों राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 17 की, अनटचेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अस्पृश्यता शब्द जो है ये संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, ये न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट वाला प्रश्न इससे बना हुआ है। अस्पृश्यता का अंत जो है जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये याद रखिएगा। ये आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। अब कुछ इससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण अधिनियम है उसको देख लेते हैं, जैसे अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। इसके तहत किसी व्यक्ति को शिक्षण संस्थान, अस्पताल, भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन केंद्र पर प्रवेश से रोकना, पूजा स्थल, कुआं एवं तालाब से किसी को वर्जित करना दंडनीय माना जाएगा। वहीं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 का क्या प्रावधान है, SC/ST के आधार पर अपमान करना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश करना, दर्शन इतिहास के आधार
पर सही ठहराना, ये जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 करता है। वहीं आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति निवारण अधिनियम 1989 क्या कहता है? एससी एसटी के साथ बेगार करना या मतलब कि यानी कि जैसे ज्यादा श्रम करा के कम पैसे देना, दबाव डालकर मतदान करवाना और यौन शोषण करना, इनके विरुद्ध भी दंड का प्रावधान किया गया है। 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 17। अब हम करते हैं आर्टिकल 18 का रिवीजन, जो कि उपाधियों के अंत से रिलेटेड है। यहां पे आर्टिकल 18 क्लॉज 1 क्या कहता है? राज्य उपाधियां नहीं देंगी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पे कुछ अपवाद भी हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे जब कोई व्यक्ति जब पीएचडी स्कॉलर हो जाता है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, ठीक है, तो ये जो है अपवाद के रूप में है। वहीं सेना के क्षेत्र में उपाधियां मिल सकती हैं, जैसे मेजर हो गया, कमांडर हो गया, तो ये सब जो है अपवाद के रूप में आते हैं। वहीं आर्टिकल 18 क्लॉज 2 क्या कहता है? भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधियां नहीं लेगा, ठीक है। आर्टिकल 18 क्लॉज 3 क्या कहता है? भारत में किसी सेवा में कार्यरत राष्ट्रपति के अनुमति के बिना विदेशी राज्य से उपाधियां नहीं लेगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 18 क्लॉज 4 क्या कहता है कि कोई भारतीय नागरिक और विदेशी व्यक्ति राष्ट्रपति के अनुमति के बिना उपहार या भेंट नहीं ले सकता है। अब अनुच्छेद जो 18 है वो भारत रत्न से भी रिलेटेड है, जो है रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि यह सम्मान जो है राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 की हुई थी। और ये भारत रत्न का जो प्रस्ताव है ये जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको स्वीकृति दी थी, क्योंकि ये राष्ट्रपति थे और मतलब कि भाई राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना भारत रत्न जो है नहीं दिया जा सकता। अब होता क्या है कि महाराजा सर नाइटहुड राय बहादुर उपाधि की मनाही है। 1977-80 में जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई ने भारत रत्न को बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा उनको लग रहा था कि यहां पे भेदभाव हो रहा है, जैसे महाराजा शब्द से इंगित किया जा रहा है, सर शब्द से इंगित किया जा रहा है, नाइटहुड शब्द से इंगित किया जा रहा है। लेकिन बाद में बताया गया कि नहीं, ये राष्ट्रीय सेवा मतलब कि ये जो है मतलब कि लोगों को, जनता को जो है मतलब कि प्रोत्साहित भी कर सकती है कि अगर आप जो है राष्ट्रीय हित में कोई सेवा करते हैं, राष्ट्र हित में कोई सेवा करते हैं, तो आपको भारत रत्न भी दिया जा सकता है। तो एक फैक्ट था कि मोरारजी देसाई ने भारत रत्न को बंद कर दिया था 1977-80 में। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, एग्जाम के पॉइंट के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि बोलने का अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार में 7 थे लेकिन वर्तमान में 6 हैं। अनुच्छेद 19 में संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन 1978 में 19 क्लॉज 1F समाप्त करके 31 जो है ये संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया था मूल अधिकार से। इसको अब कानूनी और विधिक अधिकार बना दिया गया था आर्टिकल 300 क के तहत। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये आर्टिकल 19 में ही है, शामिल है। 1985 में इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया, ये बोलने की स्वतंत्रता ये जो है निर्णय लिया गया था। विशेषता है भारतीय नागरिकों के लिए, परंतु राज्य जो है सीमाएं आरोपित कर सकती हैं, यानी कि आपकी बोलने की स्वतंत्रता वहीं तक है जब तक सामने वाले व्यक्ति की कोई फंडामेंटल राइट्स जो है वो मतलब कि उसका जो है हनन नहीं होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा थोड़ी है कि केवल आप ही के लिए आर्टिकल 19 है, जो आप सामने वाले व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं उसके लिए भी तो आर्टिकल 19 लागू होता है ना। तो ये इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्तमान में जितनी प्रकार की संस्थाएं हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 बोलने की स्वतंत्रता व प्रेस की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 क्लॉज 3 ये जो है 97th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। वहीं आर्टिकल 19 क्लॉज 4 क्या कहता है? सहकारी संस्थाओं की स्थापना। ये 2011 में सहकारी समितियों की स्थापना से संबंधित है। आर्टिकल 19 क्लॉज 5 क्या कहता है? भारत के भीतर आने जाने की स्वतंत्रता। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में ये है कि भारत के अंदर आप कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन विदेश भ्रमण का ये आपका आर्टिकल 21 में है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 19 क्लॉज 6 क्या कहता है? भारत में कहीं भी जो है बस जाने की स्वतंत्रता, इसको मतलब कि रहने की स्वतंत्रता। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे।
अब आते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 20 का। इसीलिए मैं कह रहा था ना कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये बहुत लंबा है और इसको हम लोग आराम से 2 पार्ट में करेंगे। तो आज हम लोग जो है आर्टिकल 24 तक का रिवीजन करेंगे, उसके आगे का हम लोग 32 तक का कल कर लेते हैं। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराध के संबंध में स्वतंत्रता। यहां पे आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ये क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसके द्वारा किया गया अपराध की श्रेणी में न आता हो, और उतना ही दंड दिया जाएगा जितना अपराध के समय प्रस्तावित था। जैसे मान लीजिए कि अभी किसी अपराध, मान लीजिए कि चोरी के अपराध के लिए 1 वर्ष की सजा है, ठीक है। तो आज कोई व्यक्ति चोरी करता है लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता है, और फिर अगले साल वर्ष 2025 में चोरी की सजा जो है वो 2 साल की हो जाती है, और अगले साल वो जो है पकड़ा जाता है तो उसको 2 साल की सजा नहीं मिलेगी, उसको जो है 1 ही साल की सजा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि उतना ही दंड दिया जाएगा जितना अपराध के समय प्रस्तावित था। यानी कि जब अपराध हुआ है तो जब प्रस्तावित है तो उतना ही उसको दंड मिलेगा। वहीं आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, यानी कि दोहरे दंड से यहां पे संरक्षण मिला है। किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के तहत। यानी कि अगर आप चोरी करते हैं तो आपको ऐसा थोड़ी है कि बार बार जो है आपको दंडित किया जाएगा। अब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है? अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको जो है फोर्स नहीं किया जाता कि आप अपने खिलाफ ही गवाही दे कि ये कार्य आपने किया हुआ है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित विधि द्वारा स्थापित ये प्रक्रिया है। जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 बताता है। यहां पे 2 केस हैं जो कई बार एग्जाम में आए हैं। ए के गोपालन केस 1950 का, इसमें स्टेटमेंट था कि जीवन के अधिकार सीमित व्याख्या की गई है और जीवन के अधिकार का संबंध जीवित रहने से बताया गया है। वहीं मेनका गांधी केस जो 1978 का है, वहां पे क्या स्टेटमेंट आया था? जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या करते हुए जीवन के अधिकार का संबंध एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का है। ये 2 केस थे आपके आर्टिकल 21 से रिलेटेड जो कि कई बार एग्जाम में आए हैं। ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा और ईयर भी याद रखे रहिएगा। एस के गोपालन केस जो है ये 1950 में हुआ था और मेनका गांधी केस जो है ये 1978 में हुआ था। नेक्स्ट कुछ आर्टिकल 21 के कुछ हमारे जो है अधिकार है उसको देख लेते हैं। जैसे मनमाने तरीके से हथकड़ी न लगाने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, निद्रा का अधिकार, निजता का अधिकार यानी कि प्राइवेसी का अधिकार, अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, आवास का अधिकार, कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न न करने का अधिकार, पासपोर्ट रखने का अधिकार, ये सारे के सारे आर्टिकल 21 में शामिल हैं। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब कुछ केस हैं, कुछ स्टेटमेंट हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। जैसे रतिनाथ केस, ये जो है 1994 में हुआ था और इसमें जो स्टेटमेंट आया था वो था न्यायालय द्वारा जीवन के अधिकार के अंतर्गत केवल जीवित रहना ही नहीं मरना भी शामिल है। और इस केस के बाद हुआ क्या था कि अचानक देश में जो है आत्महत्या की दर जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद 1996 में ज्ञान कौर केस होता है, उसका जो स्टेटमेंट है केस का वो ये है कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत केवल जीवित रहने का अधिकार है, मरने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ये जो है ज्ञान कौर केस में बताया गया था, स्टेटमेंट दिया गया था, ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 क्लॉज आर्टिकल 21 ए के बारे में। ये जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा लाया गया था। शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार होगा आर्टिकल 21 ए के तहत। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। 19 क्लॉज 1G व्यवसायिक शिक्षा इसमें शामिल है। मिड डे मील शामिल है। किताबें व कपड़े मुफ्त भी मतलब मिलना चाहिए, ये भी शामिल है। 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो फेल नहीं उनको करना है, ये भी शामिल है। 25% सीटें EWS यानी कि BPL परिवार के बच्चों के लिए
रिजर्व रहेंगी, ये भी इसमें शामिल है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 22 के तहत। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 22 ये प्रावधान करता है। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 क्या कहता है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। आर्टिकल 22 क्लॉज 2 क्या कहता है? 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें परिवहन यानी कि आने जाने का समय शामिल नहीं है। आर्टिकल 22 क्लॉज 3 क्या कहता है कि अपनी मर्जी का वकील करने का अधिकार होगा व्यक्ति को। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे शत्रु अन्य देशी, यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे कसाब को जो पकड़ लिया गया था तो उसके लिए ये सारे आर्टिकल लागू नहीं होते हैं। ठीक है। निवारक नजरबंद के तहत गिरफ्तार हुए व्यक्ति, यानी कि जब आर्टिकल 300 जो है हटाया जा रहा था जम्मू कश्मीर से 370, तो वहां पे जितने जो राजनीतिक थे जिनको नजरबंद कर दिया गया था उनके लिए भी आर्टिकल 22 के जो है क्लॉज वो लागू नहीं होते हैं। अधिकतम 3 माह तक जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है और इसे सलाहकार बोर्ड की अनुमति से बढ़ाया भी जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो आंदोलन हुआ था एक चर्चा कर लेते हैं। आरओ का जो आंदोलन हुआ था उसमें भी कुछ टीचरों को, जो यूट्यूबर टीचर थे, उनको भी डिटेन कर लिया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप नजरबंद किए जाते हैं तो अधिकतम 3 माह तक जो है डिटेन किए जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आर्टिकल 23 के बारे में है। मानव का दुर्व्यापार, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। बेगार बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड है। बिना भुगतान के कार्य का। बालात श्रम नहीं होगा, यानी कि आपका फोर्स लेबर जो है आप नहीं कर सकते किसी बच्चे के साथ जबरदस्ती, ठीक है, इच्छा के विरुद्ध उसके। राज्य व निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध है ये आर्टिकल 23, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम है, जैसे अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 और बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976। ये जो दोनों ईयर है ना, ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अब आपने देख लिया है आरओ एग्जाम में कितना डेट और कितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे, इसीलिए इतना डिटेल में नोट्स के साथ हम आपको पराक्रम बैच को जो है लेकर आए हैं, जो कि सिर्फ ₹999 में है। और टारगेट है 22 जून तक आपके सिलेबस में पीसीएस और आरओ के जीएस के सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं सबके हैंड रिटन नोट्स वो भी बहुत ही कॉन्साइज वे में प्रोवाइड करवाना। आर्टिकल 24 आज हम लोग यहीं तक करेंगे, उसके बाद हम लोग कल करेंगे। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी खतरनाक कारखाने या फैक्ट्री पर काम पर नहीं लगाया जा सकता, राज्य सार्वजनिक कार्य में लगा सकती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ अधिनियम हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके ईयर के साथ ये आप लोग याद रखिए। कारखाना अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, बाल श्रम निवारण अधिनियम 1986। ये 4 अधिनियम हैं जो कि आपके आर्टिकल 24 के थ्रू हैं, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। राज्य व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध दंड का प्रावधान भी किया गया है अगर इसका हनन होता है तो। आज हम लोग यहीं तक करते हैं। अगर ये सेशन आपको एग्जाम के लिए जो आपका री एग्जाम होने वाला है आरओ का, देखिए आज 11 मार्च समाप्त हो गया, 1 महीना हो गया। अब आपने 1 महीने में क्या गेन किया है, क्योंकि ये जो आपको दोबारा मौका मिल रहा है ना, इतना मान लीजिए आप लोग बहुत लकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बन के जाएं तो ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़िए, पराक्रम बैच के साथ जुड़िए, नोट्स के साथ पढ़िए, प्रॉपर कॉन्साइज नोट्स। आपको 800 900 पन्ने के नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपको हम बहुत ही कॉन्साइज वे में प्रोवाइड करवा देंगे। कम से कम 200 प्लस टॉपिक रहेंगे। आप अपना सिलेबस खोल लेना आरओ का और पीसीएस का। अगर कोई भी टॉपिक ना मिले हमारे नोट्स में तो आप हमको तुरंत मैसेज करना, हम आपको जो है बताएंगे कि ये टॉपिक कहाँ पे है। चलिए, अगर सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले टारगेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।